Hello friends, welcome to M Chemistry. In this lecture, we discuss about the assignment Meghalaya State CSR NET December 2019 Physical Chemistry Part B Problems. First question is, in a cubic crystal, what will be the interplanar distance of one planes showing a first order reflection at 2 theta of 60 degree? हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल उसके में क्या फाइंड आउट करनी है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है एंड वेवलेंथ गिवन इज 1.54 एंगस्ट्रम। तो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मीन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। वेवलेंथ दे रखे हैं 1.54 एंगस्ट्रम। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्रेक्स लॉ क्या होता है, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन n इक्वल टू 1, तो 2d थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो sin 30 इक्वल टू लैम्डा, sin 30 वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लैम्डा एंड लैम्डा वैल्यू इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रम। सो d वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रम। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, repeated measurements of the melting point of a solid gave values 195, 205, 210 degrees Celsius. The actual melting point of the solid is 200 degrees Celsius. The percentage of relative error in the average experimental result is close to. तो हमें यहाँ पे relative error की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ये मेजरमेंट वैल्यू दे रखी मेल्टिंग पॉइंट की एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास मेजरमेंट वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसका क्या करना है, अवरेज करना है। तो इन वैल्यू का जब अवरेज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 610/3 वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल वैल्यू दे रखे हमें 200 डिग्री सेल्सियस। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइड में एक्चुअल वैल्यू इनटू में 100 है। तो हमारे पास जो अवरेज वैल्यू है 610/3 है माइनस 200 एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी अब, और डिवाइड में 200 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 100 से, इसको मल्टीप्लाई करना हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1.7% आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव एरर की वैल्यू। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following aqueous solutions will have the lowest mean ionic activity coefficient? हमें ऑप्शन में ये 4 सोल्यूशन दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है कि किस सोल्यूशन है हमारे पास जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू लोवेस्ट होगी। तो जनरल हमारे पास क्या होता है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास MXAY डिसोसिएट हुआ, हमारे पास केटायन एनायन में डिसोसिएट हुआ, तो एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, A इक्वल टू गामा M। गामा इज द मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है हमारे पास एंड M या मोलरिटी या कंसंट्रेशन होती है। तो हम इस सोल्यूशन के लिए जब हम निकालते हैं एक्टिविटी, तो हमारे पास ये एक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और जब हम उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो एक्टिविटी जो सोल्यूशन की है डिवाइड बाय जो कोएफिशिएंट है x की पावर x आ जाएगा, y कोएफिशिएंट है एनायन का y की पावर y, और ये मोलरिटी या कंसंट्रेशन इसकी पावर x प्लस y आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट हमारे पास जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट हमारे पास वो आ गया हमारे पास, जो कोएफिशिएंट है इनके रेसिप्रोकल के इक्वल एंड रेसिप्रोकली जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कोएफिशिएंट हमारे पास x की पावर y की पावर इसके हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कंसंट्रेशन के भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इसी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं मेन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू। तो फर्स्ट सोल्यूशन और सेकंड सोल्यूशन हमारे पास का NaCl है। तो इन दोनों केस में हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू भी 1 आएगी, y की वैल्यू भी 1 आएगी, यहाँ पर भी y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1। तो यहाँ एंड जब थर्ड सोल्यूशन में चेक करेंगे हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड y की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमारे पास जो मेन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई होगी 3 एंड 4 से, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन फोर्थ में हमारे पास x एंड y की वैल्यू इक्वल है, तो हम कंसंट्रेशन चेक करेंगे। कंसंट्रेशन हमारे पास जो फोर्थ सोल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन देन थर्ड से,
सो जो मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास कंसंट्रेशन के। तो जो हमारे पास जो फोर्थ सोल्यूशन है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू लोवेस्ट आ जाएगी। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ adsorption and desorption rate constant of a gas on metal surface is 0.2 kilopascal inverse at 25 degrees Celsius. Assuming the Langmuir type isotherm, the pressure at which 50% surface coverage will take place is। हमारे पास ये क्या दे रखा है, लैंगमेयर टाइप आइसोथर्म दे रखा है, जिसमें हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है वो 0.2 किलो पास्कल इनवर्स दे रखी है, एंड जो सरफेस कवर जो थीटा की वैल्यू दे रखी है उसमें 50% है। तो हमारे पास जो एडजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट और जो डिजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या था, ओवरऑल रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये देखें 0.2 किलो पास्कल इनवर्स, एंड थीटा की वैल्यू 50% है, तो हमारे पास क्या 0.5 आ जाएगी। एंड हमारे पास लैंगमुइर में फार्मूला क्या होता है, के पी इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/k थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/0.2, तो 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 करेंगे तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0.05 एंड 0.5 आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड 0.2 को 1.0.2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास किलो पास्कल इनवर्स के की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे हम साथ में यूनिट, तो हमारे पास पी की क्या यूनिट आ जाएगी, किलो पास्कल आ जाएगी। तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 किलो पास्कल। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए क्लोज सिस्टम इन द absence of non-PV वर्क द स्टेट फंक्शन विच गिव्स राइट टू मैक्सवेल रिलेशंस। हमें स्टेट फंक्शन बताना है जिससे कि हमारे पास जो ये मैक्सवेल रिलेशन दे रखा है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, राइज हो जाए, मतलब उसकी हेल्प से फाइंड आउट हो जाए जो हमारे पास ये मैक्सवेल रिलेशन दे रखा है। तो हमारे पास क्या होता है, जो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इक्वल टू TdS प्लस VdP होती है। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर्ली एच बाई कर्ली एच लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इक्वल टू आ जाएगी TK। ऐसे ही हम कर्ली एच बाई कर्ली पी लेंगे कांस्टेंट एंट्रोपी पे, तो एंट्रोपी यहाँ से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इक्वल टू आ जाएगी वॉल्यूम के। एंड वी नो दैट की इंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, तो इंथैल्पी का अगर फिर से हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ली टी बाई कर्ली पी एस आ जाएगा। ऐसे इस वैल्यू का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमारे पास क्या कर्ली वी बाई कर्ली एस पी आ जाएगा। तो ये स्टेट फंक्शन है हमारे पास इंथैल्पी, और पार्शियल डेरिवेटिव भी है पी एंड एस के रिस्पेक्ट में, इस साइड भी एंड इस साइड भी एस एंड पी के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, हमारे पास इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास ये रिलेशन राइज हो जाएगा यहाँ से। तो सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेट फंक्शन एंथैल्पी से, इससे हम जो वैल्यू है ये हमारे पास जो मैक्सवेल रिलेशन की क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन विच गिव्स राइट टू दीज रिलेशन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द correct option. Next question is the fraction of 14 carbon remaining in an 11460 हमें देखे ओल्ड सैंपल की ईयर्स दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखा है हमें 5730 ईयर्स है 14 कार्बन के लिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रोसेस होता है ये हमारे पास। तो हमें फ्रैक्शन बताना, फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, फाइनल है इनिशियल वैल्यू का जो रेशियो होता है हमारे पास, जो कंसंट्रेशन जो या ओल्ड सैंपल जो कार्बन का है उसका फ्रैक्शन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, फाइनल है इनिशियल वैल्यू का जो रेशियो होता है वो होता है फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है। हमारे पास क्या होता है, दे क्या रखा है हमें क्वेश्चन में, टाइम दे रखा है 11460 टाइम दे रखा है, आप लाइफ टाइम दे रखे 5730। तो ऐसे हमारे पास फार्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए, ये हमारे पास क्या होता है फाइनल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, ये इक्वल टू होता है 1/2 की पावर टी अपॉन में टी ऑफ। तो हम टी की वैल्यू ये है हमारे पास, टी ऑफ की वैल्यू ये पुट किया हमने नीचे, तो 1/2 की पावर, इन दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे 2 पे, तो हमारे पास यह 1/2 की पावर 2 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 1/2 की 2 करेंगे 1.1/4 आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा फाइनल इनिशियल वैल्यू का 0.25। सो
So third option is the correct option. Next question is the process in which the temperature of an ideal gas does not change. हमें ये प्रोसेस बताना कि कौन सा प्रोसेस जिसमें हमारे पास टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। तो हमारे पास जो सडन कंप्रेशन दे रखा है ये हमारे पास क्या होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो इस केस में हमारे पास टेम्परेचर का क्या होता है, चेंज होता है। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है। तो एंड सो इन दिस केस टेम्परेचर चेंज, so this is the incorrect. And next is the adiabatic expansion against 1 bar pressure. and second option में भी क्या हमारे पास adiabatic reversible expansion process दे रखा है। हमारे पास जो कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन में क्या होता है, हमारे पास ऐसे हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, यहाँ से यहाँ चेंज होता रहता है। यहाँ से यहाँ टेम्परेचर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो यहाँ से यहाँ तो हमारे पास क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हमारे पास। यहाँ तक तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है एक्सपेंशन प्रोसेस, इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो टेम्परेचर चेंज होता है हमारे पास T1 टू T1 लेते हैं इस साइड, तो यहाँ T2 हो जाता है टेम्परेचर। तो हमारे पास जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में जो कार्नोट साइकिल में हमारे पास का टेम्परेचर का चेंज होता है। तो हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास फ्री एक्सपेंशन है। तो इस केस में फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, हमारे पास वर्क डन 0 होता है। तो इस केस में हमारा जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो फ्री एक्सपेंशन में हमारे पास कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में हमारे पास नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज 104 किलोजूल पर मोल एट 300 केल्विन। इट्स एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन वुड बी क्लोजेस्ट टू। हमें बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है एंड टेम्परेचर देखा हमें 300 केल्विन। तो हमें एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, जो एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इक्वल टू होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में डेल्टा एनजी माइनस 1 RT। डेल्टा एनजी हमारे पास चेंज इन मोल्स होते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट। तो हमारे पास जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू होती है हमारे पास -1 होती है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस 2 RT। या हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे जूल में, तो जूल में पुट करेंगे, किलो जूल में, तो माइनस में हो जाएगा 2, R की वैल्यू पुट करेंगे एंड T हमारे पास 300 केल्विन दे रखे। तो हमारे पास आ जाएगा 99001 जूल पर मोल आ जाएगा। तो इसको किलो जूल में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99.001 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेव फंक्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हमें क्या निकालना, वेव फंक्शन निकालना है फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 मॉलिक्यूल के लिए इन टर्म्स ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल दे रखे S एंड SB एंड स्पिन फंक्शन दे रखे अल्फा एंड बीटा। तो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल दिए हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास लोअर एनर्जी में क्या बनेंगे हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड हाई एनर्जी के क्या हो गया हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होते हैं, तो हमारे प्लस का यूज करते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए हम डिस्ट्रक्टिव होता तो नेगेटिव का यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट पर। हमें क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 मॉलिक्यूल के लिए वेव फंक्शन निकालना। तो हम ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के लिए हमारे पास क्या होता है, प्लस का साइन यूज होता है। तो हमारे पास जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। तो ये तो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल दे रखे हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ गए, क्या आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हो गए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इन द ग्राउंड स्टेट
नाउ हम स्पिन फंक्शन निकालेंगे। हमारे पास क्या था, तो टोटल ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस साइन आया तो ये आ गया सिमेट्रिक आ गया, इतना फंक्शन जो ये इन दोनों में सिमेट्रिक आ गया। तो हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास, एसिमेट्रिक होता है। टोटल वेव फंक्शन क्या है, एसिमेट्रिक होता है। अगर हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए हमारे पास अगर जो फंक्शन है वो हमारे पास सिमेट्रिक आ गया, तो जो हमारे पास अब स्पिन फंक्शन देखे अल्फा एंड बीटा के लिए, इसके लिए जो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमें वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एसिमेट्रिक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो हमारे पास क्या, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो भी सिमेट्रिक है एंड स्पिन फंक्शन भी सिमेट्रिक दे रखे हैं। बट सेकंड में क्या हमारे पास ये सिमेट्रिक दे रखा है एंड जो स्पिन फंक्शन क्या है एंटी सिमेट्रिक। तो टोटल वेव फंक्शन इस केस में क्या हमारे पास एसिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2O2 बिलोंग्स टू पॉइंट ग्रुप। हमें H2O2 के लिए पॉइंट ग्रुप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास H2O2 3 स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या करता है, ये लाई करता, मतलब थ्री स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट तो इसकी ओपन स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेकंड 6 एंड थर्ड जो हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं वो होती है हमारे पास ट्रांस स्ट्रक्चर। हमारे पास अगर क्वेश्चन में सिस एंड ट्रांस नहीं दे रखे तो हम जनरली कौन सी स्ट्रक्चर के लिए हमें पॉइंट ग्रुप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओनली ओपन बुक अरेंजमेंट के लिए। तो ओपन बुक अरेंजमेंट हमारे पास ये इसकी स्ट्रक्चर होती है H2O2 की, ओपन बुक अरेंजमेंट लाइक। तो इस केस में हमारे पास ओनली पॉइंट ग्रुप इज C2। तो H2O2 के अंदर हमारे पास ओनली C2 पॉइंट ग्रुप इज प्रेजेंट। एंड अगर सिस फॉर्म दी होती है तो वो उस केस में हमारे पास C2 भी पॉइंट ग्रुप आ जाता है एंड ट्रांसफॉर्म में C2H पॉइंट ग्रुप। अगर हमें सिस और ट्रांस क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम जनरली ओपन बुक अरेंजमेंट के लिए पॉइंट ग्रुप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास C2 पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड x1 नैनोमीटर। मॉलिक्यूल को एक्साइट कराया गया हमारे पास x1 नैनोमीटर वेवलेंथ पर एंड जो लैम्डा मैक्स है हमारे फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस बैंड के लिए ऑब्जर्व किए गए हमारे पास एट x2 नैनोमीटर x3 नैनोमीटर वेवलेंथ पर। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द करेक्ट स्टेटमेंट बताने में, ये वेवलेंथ का ऑर्डर बताना, हमारे पास जो वेवलेंथ दे रखी है x1 x2 x3 क्वेश्चन में, तो उनका हमें ऑर्डर बताना है। तो हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ की डायग्राम में क्या होता है हमारे पास, जब मॉलिक्यूल एक्साइट करेगा हमारे पास सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो हमारे पास क्या होगी, एक्साइटेशन होगी। तो उस केस में एनर्जी माना E1 है, तो वेवलेंथ क्या दे रखी है हमारे पास इस केस में, जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड होता है x1 नैनोमीटर एंड फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, फिर से ग्राउंड स्टेट में आता है हमारे पास क्या होता है, फ्लोरोसेंस होता है फिनोमिना। वहाँ पे हम मान लेंगे E2 एनर्जी है, तो इसके लिए वेवलेंथ दे रखे हैं हमारे पास फ्लोरोसेंस के लिए x2 नैनोमीटर। एंड जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से हमारे पास जाता है, ट्रिपल स्टेट में जाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से, एंड जब ट्रिपल स्टेट से हमारे पास क्या था ग्राउंड स्टेट में आता है, उस केस में हमारे पास फिनोमिना होता है फॉस्फोरेसेंस। तो इस केस में एनर्जी मान लें E3 एंड वेवलेंथ दे रखे में x3। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्साइटेड के केस में है, फिर हमारे पास फ्लोरोसेंस में एनर्जी है, फिर हमारे पास फॉस्फोरेसेंस में एनर्जी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास x3 x2 एंड x3। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सो the third option is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट दे रखा है, हमें बताना है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट दे रखा है ये ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास m जो यहाँ क्या दे रखे मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल पर लीटर होता है। तो हम मोलरिटी का मोल पर लीटर पुट करेंगे इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू में, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मोल की पावर -1/2 हो जाएगी, लीटर की 1/2 हो जाएगी एंड सेकंड इनवर्स। जनरली हमारे पास क्या होता है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकंड इनवर्स होता है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 1 - n इक्वल टू आ जाएगा -1/2 एंड n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। 3/2 मीन्स आ जाएगी 1.5। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया इसमें 1.5। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
यह हमें एक फिगर दे रखी है। इसमें क्या हमारे पास पार्टिकल को इंसिडेंट कराना ऑन द बैरियर फ्रॉम लेफ्ट साइड से क्या कराना, पार्टिकल को इंसिडेंट करवाना में से पार्टिकल इंसिडेंट हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, टनलिंग का कंसेप्ट है। टनलिंग का कंसेप्ट है, जब भी हमारे पास ये बैरियर दे रखे हैं, इस पे हम पार्टिकल को इंसिडेंट करवाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट रीजन होता है, ये सेकंड है, और यहाँ हमारे पास थर्ड रीजन होता है। हमारे पास जब पार्टिकल इंसिडेंट होगा तो पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, ट्रांसमिट भी हो सकता है एंड रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, बैक का वैसे रिफ्लेक्ट भी हो सकता है एंड ये ट्रांसमिट भी हो सकता है। जब पार्टिकल ट्रांसमिट करेगा तो जो ये बैरियर है इसमें एंटर करेगा एंड फिर इस बैरियर को क्रॉस करके हमारे पास थर्ड रीजन में एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास टनलिंग का फिनोमिना होता है। एंड हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास वेव फंक्शन दे रखा है फर्स्ट रीजन के लिए एंड यहाँ वेव फंक्शन दे रखा है हमारे पास दो थर्ड रीजन के लिए। तो मैं ये रिलेशंस दे रखे 4 ऑप्शन में, तो हमें ये A1 A2 रिलेशन बताना क्या होगा एंड K1 K2 रिलेशन बताना में क्या होगा। तो हमारे पास जब हमारे पास जो पार्टिकल इंसिडेंट होगा फर्स्ट रीजन में, तो इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शन दे रखे हमारे पास रीजन के अंदर A1 e की पावर आइटा K1x। ये तो हमारे पास जब ट्रांसमिट हो जाएगा पार्टिकल उसके लिए वेव फंक्शन है। एंड ये हमारे पास जब पार्टिकल जो नेगेटिव वैल्यू एक्सपोनेंशियल की, जब पार्टिकल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो A1 B1 क्या हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। अगर जब पार्टिकल इंसिडेंट करेगा हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू A1 है। जब पार्टिकल इस बैरियर में एंटर करेगा हमारे पास इस बैरियर में, जब इसको क्रॉस करेगा थर्ड रीजन में एग्जिट हो जाएगा। तो मैं इसके केस में हमारे पास थर्ड रीजन के लिए हमारे पास ये वेव फंक्शन है दे रखा है। तो ये A2 क्या एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। जब पार्टिकल हमारे पास फर्स्ट से थर्ड रीजन में जाता है, एग्जिट करता है, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड था इनिशियल हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास, या तो इससे ज़्यादा रहता है A2 एम्पलीट्यूड से, जो हमारे पास जो जहाँ थर्ड रीजन में हमारे पास पार्टिकल एग्जिट हुआ उसका एम्पलीट्यूड है, या उससे क्या रहता है उसके इक्वल आ जाता है। अगर हमारे पास जो ये बैरियर है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट दे रखा हो तो उस केस में हमारे पास जो A1 A2 की वैल्यू सेम ही रहेगी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज या लॉस नहीं होगा पार्टिकल का। तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो सकता है, हमारे A1 या तो हमारे पास ग्रेटर देन हो सकता है A2 से, या क्या हो सकता है इक्वल। एंड उसके बाद हमें K1 K2 के लिए वैल्यू चेक करनी है। जो हमारे पास जो K1 K2 क्या होते हैं, K1 होता है हमारे पास इस केस में P1 बाय एच कट एंड K2 होता है हमारे पास P2 बाय एच कट। जो बट हमारे पास P1 P2 क्या होते हैं हमारे पास टनलिंग के कंसेप्ट में इक्वल होते हैं, P1 इक्वल टू P2 होता है। तो इससे हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, जो K1 K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगी। सो फर्स्ट इज A1 ग्रेटर देन इक्वल टू A2 आ जाएगा एंड K1 इक्वल टू K2। सो हम ऑप्शन चेक करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या A1 है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारे पास A2 से एंड K1 इक्वल टू K2 है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप हमारे चैनल पर CSR नेट के लिए फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से रिलेटेड लेक्चर के लिए अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे एम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।